प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसे आगे अपने दोस्तों के बीच में भी बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें और इससे हमारा मनोबल बढ़ सके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले का आगाज़ कर दिया है। अपने पहले हमले में अमेरिकी नौसेना 10 हूती लड़ाकों को मार गिराया और उनके 3 जहाज़ों को डुबो दिया है। ये विद्रोही लाल सागर से गुजर रहे मार्स कि कार्गो शिप को लूटने आ रहे थे। इससे पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वह ब्रिटेन के साथ लाल सागर में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोही हर उस जहाज़ को निशाना बना रहे हैं जिनका संबंध इसराइल से है। उन्होंने पिछले 1 महीने में कई जहाज़ों का अपहरण भी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि हूती विद्रोहियों के साथ ताज़ा झड़प सोमवार को सुबह 9 बजे हुई। इस दौरान हूती विद्रोहियों ने सिंगापुर के ध्वज वाले मार्सक जहाज़ पर चढ़ने की कोशिश की। मार्शल जहाज़ ने विद्रोहियों को चढ़ता देख मदद की गुहार लगाई। उस वक्त इलाके में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर और युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली गश्त पर थे। उन्होंने इस संपूर्ण स्थिति में सहायता के लिए और हमलावरों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए मार्शक जहाज़ पर भेजा। मार्शक ने कहा कि हमले के बाद 48 घंटों के लिए लाल सागर के माध्यम से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को रोक दिया गया। इस बीच हूती समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके लड़ाकों ने मार्शल जहाज़ पर हमला इसलिए किया कि उसके क्रू ने चेतावनी वाले कॉल पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लाल सागर में अमेरिकी नौसेना की उनकी नौकाओं पर हमला किए जाने के बाद 10 हूती लड़ाके मृत और लापता हैं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी सेना का हमला क्षेत्रीय संघर्ष में जोखिम को दर्शाता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसराइल के हमलों में अब तक 21,800 नागरिकों की मौत हो चुकी है। यमन के हूती भी हमास के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए नवंबर से लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिससे प्रमुख शिपिंग कंपनियों को स्वेज नहर के बजाय अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास लंबा और महंगा मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया है। लाल सागर स्वेज नहर का उपयोग करने वाले जहाज़ों के लिए एंट्री पॉइंट है, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा रखता है। यह नहर एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने 19 दिसंबर को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया, जिसमें कहा गया कि 20 से अधिक देश यमन के पास लाल सागर के पानी में जहाज़ों की सुरक्षा के प्रयासों में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरानी अर्धसैनिक बल ट्रैकिंग जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसका उपयोग यमन में हौथी लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू करने के लिए कर रहे हैं। हौथी समूह ने पिछले महीने गाजा पर इसराइल के हमले के प्रतिशोध में लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया था, जिसके कारण कुछ शिपिंग कर्मियों को मार डालना पड़ा। पश्चिमी क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों को हवाला देते रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया जानकारी एक ईरानी जहाज़ द्वारा इकट्ठी की जा रही है, फिर हौथी को हस्तांतरित की जा रही है, जिससे ईरान समर्थित मिलिशिया उन जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं जिन्होंने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए हैं। एक अज्ञात पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी ने अखबार को बताया कि हौथीस के पास जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए रडार तकनीक नहीं है, उन्हें ईरानी सहायता की आवश्यकता है। इसके बिना मिसाइलें पानी में ही गिर जाएंगी। ये रिपोर्ट तब आई जब व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि ईरान लाल सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों के खिलाफ अभियान की योजना में गहराई से शामिल था और हौथी आंदोलन द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम बनाने के लिए उसकी खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण थी। So happy new year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 km, 6-degree inclination. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड SDSC SHAR से एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया। एक्सपोसैट का प्रक्षेपण 2024 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण है और यह भारतीय अंतरिक्ष विभाग के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद आता है। दिसंबर 2021 में नासा द्वारा इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE के लॉन्च के बाद एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा एक्स-रे पोलरीमीटर मिशन बन गया है। एक्सपोसैट के लॉन्च के बाद इसरो ने एक्स, जिसके पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता है, को सूचित किया कि लिफ्ट ऑफ सामान्य थी और उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसे एक्स-रे ध्रुवीकरण इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेट्स जैसी खगोलीय इकाइयाँ शामिल हैं। PSLV C-58 रॉकेट
एक्सपोसैट और 10 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए प्राथमिक पेलोड ले गया, जिन्हें कम पृथ्वी की कक्षाओं में तैनात किया जाना है। क्या है इसरो का एक्सपोसैट मिशन? एक्सपोसैट मध्यम एक्सरे बैंड के भीतर काम करेगा, जो इसे नासा के IXPE से अलग करेगा, जो सॉफ्ट एक्सरे बैंड पर केंद्रित है। सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों, विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों की जटिल गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए समर्पित एक उन्नत खगोल विज्ञान वेधशाला लॉन्च करने वाले विश्व स्तर पर दूसरे देश के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। एक्सपोसैट निचली कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। प्राथमिक पेलोड पोलीएक्स एक्सरे में पोलरीमीटर उपकरण, खगोलीय मूल के 8 से 30 केवी फोटॉन की मध्यम एक्सरे ऊर्जा रेंज में ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण सही पोलरीमीटर मापदंडों को मापेगा। इसके अतिरिक्त एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग पेलोड 0.8 से 15 केवी की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी प्रदान करेगा। एक्सपोसैट क्यों लॉन्च किया गया? एक्सपोसैट मिशन लॉन्च करने के पीछे इसरो की प्रेरणा विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिकी और पल्सर पवन से उत्सर्जन तंत्र को समझने की जटिलता में निहित है। एक्सपोसैट मिशन के निर्देश, जबकि मौजूदा अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं मूल्यवान स्पेक्ट्रोस्कोपिक और समय की जानकारी प्रदान करती हैं, ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण का विवरण देने वाले पोलरीमीटर माप के अलावा इन खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं के बारे में खगोलविदों की समझ को बढ़ाने का वादा किया गया है। आइए हम जापान के भूकंप के बारे में बात करें। जापान में भूकंप के तगड़े झटके लगने के बाद हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई है। इशिकावा में समुद्र की ऊंची लहरें डरा रही हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। रूस के तटीय इलाकों में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के पश्चिमी तट के पास भूकंप के बाद सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान में भूकंप कितना चिंताजनक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 33,000 से अधिक घरों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। संवेदनशील और चिंताजनक मंजर के बीच भारतीय दूतावास की तरफ से आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। भारतीय दूतावास से संपर्क के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। याकूब टोपनो, अजय सेठी और DN बर्नवाल के अलावा S भट्टाचार्य, विवेक राठी के नंबर जारी किए गए हैं। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 1 जनवरी 2024 को आए शक्तिशाली भूकंप और सुनामी के संबंध में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आपातकालीन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि आपदा प्रभावित आबादी किसी भी सहायता के लिए 5 अधिकारियों के अलावा 2 ईमेल ID ssco.tokyo@mea.gov.in और OFFSECO.tokyo@mea.gov.in पर भी संपर्क कर सकती है। दूतावास के मुताबिक मदद पाने के लिए आपातकालीन नंबरों और ईमेल ID पर संपर्क करने के अलावा स्थानीय प्रशासन सरकार के निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने भरोसा दिलाया कि अधिकारी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। जापान में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों और बिजली सप्लाई कंपनियों ने बताया कि भूकंप के केंद्र के आसपास 33,500 घरों की बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पूरी तरह प्रभावित होने की खबर है। इसके अलावा तोयामा, इशिकावा, निगाता प्रांत में भी बड़ी आबादी भूकंप से प्रभावित हुई है। भूकंप के कारण धंसी सड़कें, जापान की जनता बड़ी संख्या में प्रभावित है। भूकंप के कारण कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। जापान की जनता बड़ी संख्या में प्रभावित हुई है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राजमार्ग बंद हो गए हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जापान की मौसम से जुड़ी एजेंसी ने बताया कि हालात इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि केवल 90 मिनट में 21 बार भूकंप के झटके लगे। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 या इससे भी अधिक दर्ज की गई है। इसके अलावा वाजिमा बंदरगाह पर सुनामी की लहरें देखी गई हैं। 1 मीटर से अधिक लगभग 4 फीट ऊंची समुद्री लहरों को देखकर जनता के बीच खौफ पसर गया है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि इशिकावा प्रांत के नोटो क्षेत्र में स्थानीय समय अनुसार 1 जनवरी की शाम लगभग 4:10 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। सुनामी चेतावनी केंद्र ने बताया कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर का दायरा अधिक संवेदनशील है। खतरनाक सुनामी लहरें उठने का खतरा है। नोटो इलाके में 5 मीटर ऊंची सुनामी लहर उठने की आशंका है। जापान सरकार ने कहा कि आपदा में जान माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
इशिकावा इलाके के वांजीमा शहर की एक बिल्डिंग में आग लगने की खबर भी सामने आई है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक मध्य टोक्यो में भी भूकंप के झटकों के कारण कई घरों को नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई घरों की छतें गिरती देखी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।